दोस्तों, कभी किसी हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर से गुजरे हैं जहां एमआरआई लिखा होता है? वहां की हवा में एक अजीब सा भारीपन होता है और इसी खामोशी के बीच में एक अजीब सी रिदमिक आवाज सुनाई देती है। लोग डरते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि उस दीवार के पीछे विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार है जो इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी जीत है। ये मशीन अपने आप में हम सबके लिए एक वरदान है, लेकिन जैसे हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इसके साथ भी एक इनविजिबल जाइंट जुड़ा होता है, एमआरआई का विशाल मैग्नेट। एक बार इंस्टॉल होने के बाद ये मैग्नेट कभी बंद नहीं होता। 24/7 365 डेज ये मैग्नेट चालू रहता है। सोचिए, साल 2018 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में एक शख्स गलती से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर एमआरआई रूम में दाखिल हो जाता है। अगले ही पल वो सिलेंडर एक गोली की रफ्तार से मशीन की तरफ खींचती है और उस शख्स की जान चली जाती है। इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल इफेक्ट। ये मैग्नेट इतना पावरफुल है कि 500 किलो तक की हॉस्पिटल ट्रॉली को हवा में ऐसे उठा सकता है जैसे ये कोई कागज का टुकड़ा हो। वीडियो की शुरुआत में ही ये सब बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जिस मशीन के बारे में आज बात करेंगे वो जितनी ज्यादा लाइफ सेविंग है उतनी ही गलती करने पर खतरनाक भी है, और इसीलिए आपको ज्यादातर हॉस्पिटल में एमआरआई मशीन नहीं देखने को मिलती। इस मशीन को एमआरआई क्यों कहा जाता है, केवल फुल फॉर्म नहीं, पूरी डिटेल आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब एक्सरे हमारे पास है, सीटी स्कैन भी हो जाता है, तो फिर इतना बड़ा खतरा मोल लेने की आखिर क्या जरूरत थी? तो इसका जवाब छिपा है हमारी बॉडी की बनावट में। हमारी बॉडी केवल हड्डियां नहीं है, हमारा ब्रेन जो मक्खन के जैसे नरम है, हमारा दिल जो पल पल धड़क रहा है, हमारी नसें जो बाल से भी ज्यादा पतली हैं, इनको देखने के लिए एक्सरे काफी नहीं। वहां काम आती है एमआरआई मशीन, जो शरीर में बिना एक भी कट लगाए शरीर के अंदर एटॉमिक लेवल तक की इमेज दिखा देती है। और इसीलिए इस मशीन को गूगल मैप ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। एमआरआई के आने के पहले इस दुनिया की कल्पना कीजिए, अगर किसी के दिमाग के अंदर कोई छोटा सा भी ट्यूमर है तो डॉक्टर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसके सर को सर्जरी करके पूरी तरह से खोलना और फिर उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उस समय बिना काटे फाड़े शरीर के अंदर देख लेना किसी साइंस फिक्शन मूवी का सीन लगता था। लेकिन इस दुनिया में लगभग हर महान खोज के पीछे कोई ना कोई जिद्दी इंसान होता है जो अपनी जिद की वजह से पूरी दुनिया का भला कर जाता है, जैसे सर निकोला टेस्ला। इनके बारे में भी हम एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना चुके हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप सर निकोला टेस्ला की जिद और उनके आविष्कार के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। अब बात करते हैं इस वीडियो के हीरो की। ये कहानी शुरू होती है 1970 में डॉक्टर रेमंड डमाडियन, एक अमेरिकन डॉक्टर। उन्होंने देखा कि कैंसर वाले टिश्यू के अंदर पानी के मॉलिक्यूल नॉर्मल टिश्यू से अलग बिहेव करते हैं जब उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। उनका यह आइडिया सुनकर उनके साथी डॉक्टर और साइंटिस्ट उन पर हंसते थे। उन्हें कहते थे कि अब तुम मैग्नेट से कैंसर पकड़ोगे, पागल हो गए हो क्या? लेकिन डमेडियन नहीं रुके। उन्होंने 7 सालों तक अपनी पूरी जमा पूंजी और दिन रात की मेहनत लगा दी एक मशीन बनाने के लिए जिसे उन्होंने नाम दिया इंडोमिटेबल। इसका मतलब है जिसे हराया नहीं जा सकता। इन्होंने इस मशीन को बना तो लिया, लेकिन साइंटिस्ट और पब्लिक के सामने इस मशीन का प्रेजेंटेशन अभी बाकी था। 3 जुलाई 1977 वो दिन जब पहली बार इस मशीन के द्वारा किसी का एमआरआई होना था। डमाडियन ने फैसला लिया कि वो खुद इस मशीन में बैठेंगे और अपना ही एमआरआई कराएंगे। लेकिन उन दिनों उनका शरीर थोड़ा भारी था, उनके शरीर में हैवी फैट था। मशीन के कॉइल्स उनके वेट की वजह से सिग्नल नहीं पकड़ पा रहे थे और इसलिए उनका पहला प्रेजेंटेशन फेल हो गया। लेकिन वो हार नहीं माने। उन्होंने अपने एक दुबले पतले असिस्टेंट लैरी मिनकॉफ को एमआरआई कराने के लिए तैयार कर लिया। लैरी मिनकॉफ ने भी इनका साथ दिया और लगभग 5 घंटों तक उस ठंडी और तंग मशीन के अंदर बैठे रहे। और तब पहली बार कई सालों की मेहनत, सैकड़ों असफलताओं के बाद किसी इंसानी शरीर के अंदर की इमेज किसी स्क्रीन पर दिखाई गई। और उस दिन प्रेजेंटेशन देख रहे लोगों ने इस चमत्कार को मेडिकल साइंस की नई सुबह कहा। लेकिन अभी भी एक छोटी सी दिक्कत थी। ये मशीन जो इमेज बना रही थी वो काफी धुंधली थी। तो सर रेमंड डमाडियन ने कुछ और लोगों को, कुछ और साइंटिस्ट को अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल किया और उन्हें जिम्मा दिया इस इमेज को क्लियर बनाने का। और इन लोगों ने समय तो काफी लिया, लेकिन क्लियर इमेज जनरेट करने की टेक्नोलॉजी बना ली।
और इसके बाद एमआरआई मशीन को दुनिया भर के डॉक्टरों ने एक्सेप्ट किया और इसे अस्पतालों में यूज के लिए सर्टिफाइड कर दिया। और देखते ही देखते ये मशीन पूरी दुनिया में इतनी कारगर हुई कि लोग इसे बनाने वाले को नोबेल प्राइज से सम्मानित करने की मांग करने लगे और 2003 में नोबेल प्राइज दिया भी गया। लेकिन आप सोच के बताइए कि नोबेल प्राइज किसे मिला होगा? डॉक्टर रेमंड डमाडियन को? गलत। यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों, नोबेल प्राइज बांटने वाली कमेटी से गलती हो गई, हेरा फेरी हो गई या राजनीति हो गई, पता नहीं, पर इन्होंने मान लिया कि जिन दो वैज्ञानिकों ने एमआरआई मशीन की इमेज को क्लियर करने की टेक्नोलॉजी को इनहेंस किया है, वही दो लोग इस नोबेल प्राइज के हकदार हैं और उन्हें ही 2003 में नोबेल प्राइज दे दिया। नोबेल प्राइज विनर इन दो वैज्ञानिकों का नाम था पॉल लोटरबर्ग और पीटर मैन्सफील्ड। इस बात से डॉक्टर रेमंड डमाडियन इतना नाराज हुए कि उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज में, पूरे पेज में एक ऐड दिया और इसमें सिर्फ ये लिखवाया कि ये प्राइज मेरा था। और ये विवाद आज भी मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। दोस्तों, नोबेल प्राइज मिले या ना मिले, पूरी दुनिया एमआरआई जैसी चमत्कारी मशीन बनाने का पूरा श्रेय डॉक्टर रेमंड डमाडियन को ही देती है और मानती है कि डॉक्टर रेमंड डमाडियन की वजह से ही करोड़ों लोगों की जान अभी तक बचाई गई है। दोस्तों, आप थोड़ा गहरा उतरते हैं, अपने हाथ को ध्यान से देखिए। आपको लग रहा होगा कि ये मांस और हड्डी है, लेकिन अगर इसे सुपर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो हमें पता लगेगा कि हमारा शरीर ट्रिलियन हाइड्रोजन एटम्स से बना है और हर एटम के अंदर एक प्रोटॉन होता है जो किसी नन्हे चुंबक की तरह स्पिन कर रहा होता है। नॉर्मल कंडीशन में ये सारे नन्हे प्रोटॉनिक मैग्नेट शरीर में जहां तहां बिखरे होते हैं, इसीलिए हमारा शरीर चुंबक की तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन जैसे ही हमारा शरीर एमआरआई के 10 करोड़ के उस गोल घेरे के अंदर जाता है तो शरीर की बनावट का सारा खेल बदल जाता है। एमआरआई का मैग्नेट, जिसे बो कहते हैं, वो इतना पावरफुल होता है कि आपका शरीर जैसे ही अंदर जाता है तो आपके शरीर के एटॉमिक लेवल के अंदर जितने प्रोटॉनिक मैग्नेट हैं उन सबको एक लाइन से खड़ा कर देता है। एमआरआई का मैग्नेट ये इतना पावरफुल और सिस्टमैटिक होता है कि सारे प्रोटॉन किसी आर्मी परेड के जैसे लाइन में खड़े हो जाते हैं और आधे प्रोटॉन्स ऊपर देखते हैं और आधे प्रोटॉन्स नीचे की तरफ देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अलाइनमेंट है, अभी फोटो नहीं बनी है। फोटो बनाने के लिए तो इन एटम्स को छेदना पड़ेगा। अब ये मशीन एक खास रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजती है जिसे आरएफ कहते हैं। ये वही रेडियो वेव्स हैं जो आपके मोबाइल और एफएम रेडियो में होती हैं, लेकिन इसे एक खास फ्रिक्वेंसी पर भेजा जाता है जिसे कहते हैं लार्मर फ्रिक्वेंसी। दोस्तों, जब ये वेव्स पेशेंट के शरीर से टकराती हैं तो ये उन नन्हे मैग्नेट या प्रोटॉन को धक्का देती हैं और इस झटके की वजह से प्रोटॉन्स अपनी जगह से थोड़ा झुक जाते हैं या फ्लिप हो जाते हैं। जैसे ही मशीन ये पल्स देना बंद करती है तो ये प्रोटॉन्स वापस अपनी उसी सावधान वाली पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं और अपनी पोजीशन पर वापस लौटते वक्त हर प्रोटॉन थोड़ी थोड़ी एनर्जी रिलीज करता है और ये एनर्जी इको के फॉर्म में बाहर आती है और कंप्यूटर इन्हीं नन्ही इको को पकड़कर इमेज बना देता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हमारे शरीर में तो करोड़ों एटम्स है ना, कौन सा सिग्नल ब्रेन वाले एटम से आ रहा है, कौन सा घुटने से आ रहा है, ये मशीन को कैसे पता चलता है? तो इसे पहचानने के लिए मशीन के अंदर लगाई जाती है ग्रेडियंट कॉइल। ये मशीन के अंदर की वो पट्टियां हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को शरीर के अलग अलग हिस्सों में थोड़ा कम या ज्यादा कर देती हैं। इसी की वजह से हर एटम से आने वाले सिग्नल की आवाज अलग अलग हो जाती है। फिर कंप्यूटर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथ यूज करता है जिसे फोरियर ट्रांसफॉर्म कहते हैं और उन हजारों आवाजों को एक क्रिस्टल क्लियर 3D इमेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है और इस तरीके से ये विशाल मशीन हमारे शरीर के किसी भी सूक्ष्मतम हिस्से की क्लियर और 3D इमेज जनरेट कर देती है, जिसे डॉक्टर देखते हैं और समस्या को आसानी से समझकर उसे प्रिसाइजली सॉल्व कर देते हैं। अब बात करते हैं मशीन के बाहरी स्ट्रक्चर की, जो बाहर से देखने में तो किसी डोनट के जैसे लगता है लेकिन अंदर से किसी स्पेसशिप से कम नहीं है। इसका सबसे महंगा और जरूरी हिस्सा होता है इसका मेन मैग्नेट। ये कोई आम मैग्नेट नहीं है, इसके अंदर कोसों लंबे नायोबियम और टाइटेनियम के तार लिपटे होते हैं। इन तारों में इतनी बिजली दौड़ती है कि अगर नॉर्मल तार होते तो वो पिघल जाते, इसलिए हम यूज करते हैं सुपर कंडक्टिविटी। अब माना कि नायोबियम और टाइटेनियम जल्दी नहीं पिघलती हैं, लेकिन लंबे समय तक इतना हैवी मैग्नेट प्रोड्यूस करने के बाद तो ये पिघल सकती है ना। इसीलिए एमआरआई मशीन में 1500 से 2000 लीटर तक लिक्विड हीलियम भरा जाता है, Superconductivity coils cooled by liquid helium, जो इन तारों को -269 डिग्री तक ठंडा रखता है।
हाँ, -269। दरअसल हीलियम इतना ठंडा होता है कि अगर आप इसे अपने हाथ से छू लें तो आपका हाथ पल भर में पत्थर बनकर टूट जाएगा। इस हीलियम को मैनेज करने का खर्चा ही महीने में लाखों का आता है और इन्हीं सभी चीजों के कारण MRI स्कैन थोड़ा महंगा हो जाता है। दोस्तों, इस MRI मशीन वाले रूम के बगल में एक और कमरा होता है जिसमें बड़े बड़े सर्वर लगे होते हैं, क्योंकि एक MRI मशीन एक बार में लगभग 200 से 500 GB तक का डेटा जनरेट करती है। ये सर्वर उन सिग्नल को प्रोसेस करके स्लाइस बनाते हैं। सोच के देखिए, जैसे एक ब्रेड के लोफ को हम स्लाइस में काट लेते हैं ना, वैसे ही MRI मशीन हमारे ब्रेन को एक एक मिलीमीटर की स्लाइस में दिखाती है ताकि ब्रेन के अंदर कुछ भी ना छूटे। है ना कमाल की मशीन? और इस कमाल के पीछे छिपा है ढेर सारा खर्चा और अनगिनत सेफ्टी पॉलिसीज। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि MRI मशीन का मैग्नेट कभी ऑफ नहीं होता। बिल्डिंग की लाइट चली जाए, बिल्डिंग बंद हो जाए, लेकिन ये मैग्नेट उतना ही पावरफुल हमेशा रहता है। इसके अंदर जो बिजली दौड़ रही है वो एक क्लोज्ड लूप में है, जो बिना किसी बाहर की पावर के कई सालों तक घूमती रहती है। और यही वजह है कि MRI रूम का दरवाजा हमेशा बंद रखा जाता है। अब आप सोच के देखिए, कोई चाबी, लॉकेट या एक सिक्का भी लेकर इस मैग्नेट के पास जाएं तो क्या होगा? शुरुआत में आपको हल्का खिंचाव महसूस होगा, लेकिन एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आता है। जैसे ही वो चीज मशीन के नजदीक पहुंचती है, मैग्नेटिक फील्ड इतना हैवी हो जाता है कि वो चीज 40 से 50 मील पर आवर की स्पीड से उस मशीन से जा टकराती है। इसे प्रोजेक्टाइल इफेक्ट कहते हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों ने अपनी मूवीज और वेब सीरीज में कई जगह MRI मशीन के प्रोजेक्टाइल इफेक्ट को दिखाया है। अगर आपने असुर वेब सीरीज देखी हो तो उसमें एक सीन आता है जब निखिल एक व्यक्ति को मारने के लिए उसके सोने के दांत को मेटल के दांत से रिप्लेस कर देता है, और जब वो व्यक्ति MRI मशीन में जाता है तो उसका वो मेटल का दांत उसके ब्रेन को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। यही है प्रोजेक्टाइल इफेक्ट और MRI मशीन का खतरा। लेकिन घबराइए मत, MRI मशीन के टेक्नीशियन और ऑपरेटर्स वेल क्वालिफाइड होते हैं। वो इस तरीके की कोई भी दुर्घटना लगभग नहीं होने देते। I protect you. Thank you. Rest now. You're safe here. अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि MRI मशीन किसी कमरे में ही होती है और कमरे को बनाने के लिए लगता है रेत, गिट्टी, ईंट, सीमेंट और लोहा। तो क्या ये मशीन छत और पिलर्स के लोहे को नहीं खींच पाती है? तो इसका जवाब है खींच लेती, अगर वो कमरा नॉर्मल लोहे की रॉड से बना होता। MRI मशीन को इंस्टॉल करने की गाइडलाइन में लिखा है कि अगर आपका हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, इसके कुछ सालों बाद आप MRI मशीन इंस्टॉल कराना चाहते हैं, तो आपको उस MRI वाले कमरे को फिर से कंस्ट्रक्ट कराना होगा, जिसे बनाने में एक ऐसी खास प्रकार की छड़ों का इस्तेमाल होगा जो नॉन फेरोमैग्नेटिक होती हैं। इसके बाद सेफ्टी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इस कमरे की दीवारों में कॉपर की एक पतली शीट लगी होती है। इसे RF सील्ड या फेराडे केज कहते हैं। इसका काम मैग्नेट से बचाना नहीं, बल्कि बाहर के रेडियो स्टेशन और मोबाइल के सिग्नल्स को अंदर आने से रोकना होता है, जिससे MRI की इमेज बिना किसी डिसरप्शन के क्लियर आती है। और मशीन के अंदर के जो पुर्जे होते हैं वो मोस्टली एल्यूमिनियम या नॉन फेरोमैग्नेटिक होते हैं, जो चुंबक से बिल्कुल नहीं चिपकते। अब समझते हैं कि ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका मैग्नेट बहुत पावरफुल होता है, तो आखिर कितना पावरफुल होता है? तो देखिए, जब हम कोई गाड़ी खरीदते हैं तो हम उसकी शक्ति जानने के लिए, उसकी पावर जानने के लिए उसके हॉर्स पावर देखते हैं, लेकिन जब हम MRI मशीन खरीदते हैं तो उसकी पावर जानने के लिए हम ये देखते हैं कि कितने टेस्ला की मशीन है। हाँ, इस यूनिट का नाम उसी महान साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जिन्होंने सैकड़ों महान आविष्कार किए, सर निकोला टेस्ला। अब इसे ऐसे समझिए, एक आम फ्रिज मैग्नेट 0.005 टेस्ला का होता है, लेकिन हॉस्पिटल में ये जो MRI मशीन होती है इसकी पावर होती है 1.5 से 3 टेस्ला तक, और इसका मतलब है कि इसकी पावर अर्थ की मैग्नेट फील्ड से लगभग 30,000 गुना ज्यादा है। अब कई बार क्या होता है, जानकारी ना होने की वजह से या सिचुएशन ऐसी होने की वजह से मरीज या उनके घर वाले बहुत नाराज होते हैं कि ये डॉक्टर पैसे लूट रहा है, अभी CT स्कैन कराया, अब MRI के लिए कह रहा है। तो देखिए, हो सकता है कुछ जगह लूट भी होती हो, लेकिन ज्यादातर जब किसी डॉक्टर को CT स्कैन वाली इमेज ठीक से समझ नहीं आती या उस बीमारी के केवल सिम्टम्स ही CT स्कैन में दिखाई देते हैं, तब उस बीमारी को ठीक से समझने के लिए कि इसने कितना इफेक्ट फैलाया है, वो पेशेंट को MRI लिखता है। आपको MRI करा लेना चाहिए। ये कब कराना होगा? जल्दी से, ताकि हम कंफर्म कर सकें। ठीक है डॉक्टर साहब। शुक्रिया। और ऐसी सिचुएशंस में MRI कराना जरूरी होता है ताकि डॉक्टर प्रॉब्लम को ठीक से समझ सके, और जब ठीक से समझेगा तो उसे ठीक से सॉल्व भी कर पाएगा। अब अगर आपने कहीं सुना हो तो MRI के वक्त पेशेंट को कहा जाता है कि बिल्कुल मत हिलना। अब ऐसा इसलिए क्योंकि MRI एक लॉन्ग एक्सपोजर फोटो की तरह है। अगर स्कैन के बीच में आपने थूक के सलाइवा भी निकला
तो इमेज धुंधली हो सकती है। इसके अलावा एमआरआई कराने से पहले पेशेंट के शरीर की पूरी तरह से जांच की जाती है कि उसके शरीर में कहीं कोई मैग्नेट पार्ट तो नहीं है, जैसे दांत या इंटरनल आर्टिफिशियल कोई ऑर्गन। और अगर कोई मेटल का पार्ट शरीर के अंदर होता है तो या तो एमआरआई नहीं होती या होने से पहले इन पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है। दोस्तों, आज तक आपने भारत के हॉस्पिटल्स में जितनी भी एमआरआई मशीन्स देखी होंगी उनमें साइमंस, जीई या फिलिप्स जैसे बड़ी कंपनियों के नाम ही लिखे देखे होंगे। ये कंपनी इस मार्केट की किंग है, लेकिन एक दिक्कत है, ये कंपनियां जो एमआरआई मशीन बनाती हैं वो ठंडे क्लाइमेट वाले देशों के लिए बनाती हैं जहां 24 घंटे बिजली रहती है। और भारत का हाल तो आपको पता ही है, बिजली की समस्या कैसी है और गर्मी कैसे आसमान छूती है। और मैंने आपको बताया था ना कि इस मशीन को ठंडा करने के लिए लिक्विड हीलियम का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो हीलियम होती ही नहीं है। हम हीलियम मंगाते हैं कतर या यूएसए से। इसका मतलब है कि अगर कतर यूएसए में हीलियम के दाम बढ़े तो हमारे देश में एमआरआई रिपोर्ट के दाम भी अपने आप बढ़ जाएंगे। इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए भारत के बेंगलुरु में एक स्टार्टअप वॉक्सल ग्रिड ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। वॉक्सल ग्रिड ने बनाई है भारत की पहली इंडिजीनियस देसी एमआरआई मशीन। इन्होंने मशीन का डिजाइन इतना बदल दिया है कि ये मशीन ठंडा होने के लिए 100 गुना कम हीलियम का इस्तेमाल करती है। मतलब जहां विदेशी कंपनियों की मशीनों को ठंडा होने के लिए 1500 से 2000 लीटर लिक्विड हीलियम चाहिए, वहीं वॉक्सल ग्रिड की बनाई हुई एमआरआई मशीन केवल कुछ ही लीटर हीलियम में ठंडी रहती है। हम सब के लिए ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि भारत के मेडिकल इंडिपेंडेंस की तरफ एक बड़ा कदम है। इसकी वजह से आने वाले सालों में आज जो एमआरआई मशीन 8 से 10 हजार रुपए में होती है, वही 2 से 3 हजार रुपए तक में होने लगेगी। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि एमआरआई मशीन हॉस्पिटल्स के लिए कितनी यूजफुल है। तो जब ये मशीन इतनी ही उपयोगी है तो फिर भारत के हर हॉस्पिटल में क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है मेंटेनेंस चार्ज। एक तो ये मशीन आती ही 10 से 15 करोड़ की है। इसके बाद जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि इसके इंस्टॉलेशन के लिए पूरा रूम फिर से नए तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें खर्चा आता है। फिर हर महीने 2 से 3 लाख रुपए का बिजली खाती है। इसके बाद ये हीलियम जो इसे ठंडा रखता है, 3 से 4 लाख रुपए का हीलियम हर महीने लगता है। इसके अलावा एमआरआई मशीन का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एएमसी ही साल का 30 से 50 लाख रुपए तक का होता है। इसलिए जब एमआरआई की फीस लोग काउंटर पर 8 या 10 हजार रुपए देते हैं तो हॉस्पिटल सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमा रहा होता है, बल्कि वो इस इनविजिबल जाइंट को जिंदा रखने की कीमत चुका रहा होता है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अपन इस एमआरआई मशीन के कुछ प्रोफेशनल फायदों की बात करने वाले हैं। अगर आपको साइंस और टेक्नोलॉजी पसंद है तो आप इस फील्ड में अपना एक शानदार करियर बना सकते हैं। एमआरआई चलाने वाले को कहते हैं एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट। इसके लिए आपको 12वीं साइंस से करना होगा। इसके बाद 2 कोर्स होते हैं। एक तो आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एमआईटी, जो लगभग 3 साल का होता है, या आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी, जो 2 साल का होता है। इनमें से कोई भी एक चीज पढ़ के आप किसी भी हॉस्पिटल में एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक टेक्नीशियन केवल मशीन नहीं बल्कि मरीज का डर, क्लस्ट्रोफोबिया को भी मैनेज करता है। कई मरीज मशीन के अंदर जाते ही घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, तब टेक्नीशियन का पेशेंस उन मरीजों की जान बचाता है। और इसी के साथ एक सीनियर एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट महीने के लाख रुपए तक कमा सकता है। अब देखिए, एक टेक्नीशियन एमआरआई मशीन से इमेज तो जनरेट करा लेता है, लेकिन इसे पढ़ना एक कला है, और ये कला सिखाई जाती है एक रेडियोलॉजिस्ट की। ये एक एमडी डॉक्टर होता है जो 10 साल की पढ़ाई के बाद ये सीखता है कि एमआरआई रिपोर्ट की उस इमेज में ब्रेन के ऊपर जो सफेद धब्बा दिखाई दे रहा है वो ट्यूमर है या कोई पुरानी मामूली चोट है। मतलब बिना रेडियोलॉजिस्ट के एमआरआई सिर्फ एक बेजान तस्वीर है। तो एमआरआई मशीन लोगों की जान बचाने के साथ साथ इन 4-5 प्रकार के प्रोफेशंस को जॉब भी देती है। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि क्या छोटे बच्चों या प्रेग्नेंट महिलाओं की एमआरआई करानी चाहिए? तो इसका जवाब है हाँ। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रेडिएशन नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। लेकिन छोटे बच्चे 30 मिनट तक शांत नहीं लेट सकते, इसलिए इन्हें सेडेशन या थोड़ी मात्रा में नींद की दवाई देकर इनका एमआरआई किया जा सकता है। और अगर प्रेगनेंसी की बात करें तो पहले 3 महीनों में एमआरआई को अवॉइड किया जाता है, लेकिन उसके बाद अगर बहुत जरूरी हो तो एमआरआई किया जा सकता है। क्योंकि ये बच्चों को किसी भी प्रकार का रेडिएशन नहीं देता, इसलिए ये पूरी तरीके से सेफ है। एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन की देखरेख में इनका भी एमआरआई कराया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एटम्स को देखा, मैग्नेट को समझा और टेक्नोलॉजी की गहराई में गए। लेकिन ये सब कुछ क्यों है? सिर्फ इसलिए ताकि एक माँ को पता चल सके कि उसके बच्चे के सिर में जो दर्द है वो क्या सिर्फ एक मामूली चोट है या कैंसर। एक एथलीट को पता चल सके कि उसका घुटना फिर से ठीक हो सकता है, वो फिर से मैदान में दौड़ सकता है। एमआरआई सिर्फ एक मशीन नहीं है,
उम्मीद का एक जरिया है। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि MRI मशीन सिर्फ एक टूल है, डॉक्टर नहीं है। असली इलाज वहां शुरू होता है जहां साइंस और इंसानी हमदर्दी मिल जाते हैं। MRI मशीन हमें सिर्फ रास्ता दिखाती है, लेकिन उस रास्ते पर चलना और मरीज को ठीक करना एक डॉक्टर की मेहनत होती है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो आप दुनिया के उन 1% लोगों में शामिल हो गए हैं जो हॉस्पिटल में MRI मशीन देख के डरेंगे नहीं, बल्कि उसकी और उसे बनाने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर रेमंड डमाडियन की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप एक और महान वैज्ञानिक सर निकोला टेस्ला का रहस्यमय जीवन और अद्भुत आविष्कारों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके मन में अगर MRI मशीन को लेकर अभी भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।